नहीं, बिल्कुल ये सही है और बार बार देखिए वजूद की बात है और अब तो इस बात को खुद इजराइल कह रहा है कि हमारे वजूद का सवाल है। ये जो मिसाइल है ईरान की, ये तो हमारे वजूद के लिए खतरा है। और ये बिल्कुल सही है कि ईरान ने जितनी ताकत हासिल की है और जैसी मिसाइलें बनाई हैं, भाई आज की तारीख में दुनिया के बड़े तजिया निगार ये कह रहे हैं कि ईरान की मिसाइल इजराइल के लिए नहीं, अमेरिका के लिए बनाई गई। अब आप बताइए, ये तजिया निगार कह रहे हैं 12,000 13,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें। वॉशिंगटन की दूरी तेहरान से महज 10,000 किलोमीटर है और इनके पास जो मिसाइल की रेंज है वो 12,000 13,000 किलोमीटर है। हाँ? तो ये और फिर जिस तरह से अभी देखिए एक साहब लिख रहे थे, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान, हमारे सदर साहब जुड़ गए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, फिरोज बख्त अहमद साहब का, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। लग रहा है अभी वो जरा उसमें चले गए हैं। तो बहरहाल मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। बड़ी पाबंदी से आप हमारे साथ जुड़ते हैं। देखिए यहाँ पे अभी लिखा हसन रिजवी साहब ने कि ईरान के पास अपना जो है वो तो है, पर चीन और रूस ने ईरान को इतना मजबूत कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल की हिम्मत नहीं पड़ रही है हमला करने की। और दूसरी चीज, कल जो ईरान ने कहा साहब मैं क्या टेस्ट करूं, मैं किस लिए टेस्ट करूं, मेरा टेस्ट तो 12 दिन की जंग में ही हो गया था। हालांकि वो बहुत हल्का फुल्का था, लेकिन हम सरप्राइज करेंगे। अगर जंग शुरू हुई तो हम सरप्राइज देंगे दुनिया को। ये जो ईरान की बंद मुट्ठी, जब ईरान पे अटैक हुआ तो फिरोज बख्त अहमद साहब का हमारे पास फोन आया, कहा कि मुमताज भाई ईरान की बंद मुट्ठी तो खुल गई, क्योंकि इतना बड़ा अटैक था और जिस तरह से साइंटिस्ट और फर्स्ट लेयर के कमांडोज मारे गए थे, तो उसमें लग रहा था कि ईरान तो खत्म, वो हिल गई चूल्हे। लेकिन उसके बाद जो ईरान ने जवाब देना शुरू किया तो वो सरप्राइजिंग था। देखिए अमेरिका ने अटैक कर दिया, इजराइल ने अटैक ईरान पे किया, ये कोई सरप्राइजिंग नहीं था, ये कोई सरप्राइजिंग नहीं था। ये कर सकते हैं, इनके पास ताकत थी। सरप्राइजिंग ये ईरान का था कि उसने जो इजराइल का किला था उसे भेज दिया। जो ये कह रहे थे अभेद, बार बार राशिद रिजवी साहब ये जुमला बोलते हैं, हिंदी का लफ्ज क्यों समझता था या दुनिया को ये बता रखा था कि इजराइल तो अभेद है, उसको कोई भेद ही नहीं सकता। लेकिन ईरान ने वो करके दिखाया। तो ये जो चीज सामने आई थी, मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज बख्त अहमद साहब का भी मैं शुरुआती का इंट्रो ले लेता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही, बहुत सारी खबरें आ रही हैं इस वक्त जो यहाँ पे है। अच्छा, एक साहब ने पूछा था कि ये 22 बैमन क्या है, तो अभी मैं देख रहा था, दरअसल ये जब इंकलाब आया 1979 में, तो रात में अल्लाह अकबर का जब नारा लगा तो ये मेरा वो है कि 22 तो इसलिए कि 10 रात बजने शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां अल्लाह अकबर का जो नारा लगा और इत्तेहाद और यकजहती के का जो वहां पे पूरा मार्च देखा गया, तो उसको जो है उस 22 बैमन के नाम से वहां पे उसे याद किया जा रहा है। उस इंकलाब का नाम ये है और अल्लाह अकबर के नारे से पूरा जो है ईरान गूंज रहा था जिस दिन तख्ता पलट हुआ था। तो उसको ये जो है 22 बैमन के नाम से याद करते हैं, तो उस इंकलाब की रात को। तो बहरहाल यहाँ पे फिरोज बख्त अहमद साहब, जंग के लिए आप भी कह रहे थे, अभी भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि मामला टल गया है, अमेरिका भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सिनेरियो है हम लोग भी इतने दिनों से देख रहे हैं, जिस तरह की ईरान की तैयारी है, क्या आपको लगता है? अभी एक साहब ने लिखा कि इजराइल जो है वो इसलिए नेतन्याहू गए वो ये कहने के लिए कि हमें इजाजत दे दीजिए। अरे ईरान इजराइल क्या इजाजत के लिए? अगर आपको लग रहा है कि इजराइल को थोड़ा से भी ये होता कि वो वहां कुछ कर गुजरेगा, तो वो अमेरिका की इजाजत लेता क्या?
मुझे तो लग रहा है कि इजराइल ने ही रोक रखा है अमेरिका को कि मत हमला करना वरना मैं तो तबाह हो जाऊंगा। और इजराइल में भगदड़ मची हुई है, हालात इजराइल के अच्छे नहीं है। फिरोज बख्श साहब, क्या आपको लग रहा है कि नेतन्याहू जो अमेरिका गए हैं तो वहां क्या, क्योंकि आज तो अलग थलग पड़ गया पूरा इजराइल। जी डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, आपको, आपके तमाम एक्सपर्ट्स को, अमित साहब को, राशिद साहब को और जितने भी आपके सामाइन इस वक्त जुड़े हुए हैं, उन तमाम को मेरा इस्तकबाल और इस अरे वाहिद माजरत के साहब को साथ भी कि कह मैं दीजिए, अब्दुल वाहिद लेट साहब हो भी है गया। हमारे साथ, उनका भी आप जी नाम ले लीजिए। जी अब्दुल वाहिद जी, साहब का भी नाम ले लीजिए, अब्दुल अब्दुल वाहिद वाहिद साहब। साहब, अब्दुल वाहिद साहब और राशिद साहब और तमाम आपके जितने भी जुड़े हुए हैं अजीज व अकारिब, और जो कमिटेड हैं और जो हमेशा रात के किसी वक्त भी, अगर आप 1 बजे भी रात को प्रोग्राम करें तो भी वो जुड़ जाते हैं, उन सबको मेरा सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं अब्दुल वाहिद साहब को सुन रहा था, बहुत ही वो उन्होंने बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ये टू द पॉइंट और बहुत ही यानी रिफाइंड तरीके से अपनी बात को रखा। और उनको मैं दूसरे भी कई एक चैनल्स हैं जो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वहां भी मैंने 1-2 चैनल्स में उनको सुना है, तो बहुत ही नॉलेजेबल होती है उनकी बात। अब देखिए, आपने ये कहा है, आपने ये मुझसे कहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये सिचुएशन जो है ये बड़ी फ्लूइड और फ्रेजाइल है इस वक्त, ठीक है। एक तो ये कि इसराइल ये चाह रहा है अमेरिका से, मतलब ये समझिए वो गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका के आगे कि भाई आप ईरान के ऊपर हमला कर दो। इसराइल को चाहिए कि अगर वो हमला करना चाह रहा है, या जैसे अभी बात है कि वो इजाजत लेने जा रहे हैं, सभी बेकार चंडू खाने की बातें हैं। अगर इसराइल को हमला करना है ईरान पे तो कर दे, मैं कह रहा हूँ तुम कर दो, और उसके बाद फिर उसका खमियाजा इसराइल को ही नहीं, अमेरिका को भी, पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ये इस चीज को समझते हैं। अरे आप समझते हैं कि जरा से ईरान के अंदर कमजोरी होती तो इसराइल उसको अब तक यहाँ छोड़ देता। तो इसराइल तो ये चाहता है कि ईरान को सफाई से मिटा दे, लेकिन ईरान के पास अपनी इस तरह का सौदा उसने कर लिया है, और ये सौदा ये 12 जून के बाद का नहीं है या 1-2 साल का नहीं है, ये सौदा उसने 40-45 साल से तैयार कर रखा है। क्योंकि ईरान को एक बात बहुत ही क्लियरली पता थी कि अमेरिका उनको छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और इन तमाम बातों को लेकर जो है ईरान बड़ी सख्त उसने तैयारी की है, और ईरान ने कहीं ज्यादा बेहतर तैयारी की है कुछ डिपार्टमेंट्स में जो चीन से और रूस से जंग ना हो। जंग में सब तबाह होंगे, ईरान भी तबाह होगा, इसराइल भी तबाह होगा, अमेरिका भी तबाह होगा, और जहां जहां अमेरिका की जितनी भी ये बेसिस हैं वो भी तबाह होंगी, उनके साथ साथ अरब मुल्क भी तबाह होंगे। वेस्ट एशिया तो समझिए हो गया, और उसके साथ साथ दुनिया का भी बड़ा नुकसान होगा। तो ये कोई ये वो गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है जो नेतन्याहू कह रहे हैं जी आप अटैक कर दो। अब अगर अटैक हुआ ईरान पे, ये अटैक जो है बड़ा खतरनाक होगा, और ये दुनिया को तबाह करने वाला होगा। अटैक कर दो, तुम ईरान को खत्म करना चाहते हो, क्यों दादागिरी है तुम्हारी, तुम ईरान से कह रहे हो अपने हथियार दे दे, वो कह रहे हो अपना 65% जो पकाए यूरेनियम है वो दे दे, है। और जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो ऑक्सीजन जिनको आप बोलते हैं, कहते हैं जी उनको मत दो हथियार, ये तुम्हारी प्रॉक्सीज को नहीं, ये प्रॉक्सीज इस वजह से खड़ी हुई कि तुम बेगुनाह फलस्तीनियों के ऊपर, अरबों के ऊपर अटैक करते चले आए हो 70-75 साल से। तो अपने को देखिए होता क्या है, जब कोई मरने वाला होता है ना, तो उसे पता होता है कि मैं तो बचूंगा नहीं, वो कहता है चलो सनम मैं भी तुमको भी डुबो डुबो दूंगा। ये प्रॉक्सीज इस वजह से आई हैं, ठीक है। अब कई शर्तें रखी कि 800 लोग जो हैं उनको फांसी पे मत लटकाओ, ईरान हर चीज को मान रहा है। रही बात एटॉमिक जो उसका जो प्रोग्राम है, तनसीबात को, उसको भी रोकने को तैयार है, मगर उसने एक शर्त ये रखी, और जायज शर्त है, और दुनिया इसको जायज ठहराएगी कि चलो मैं रोक दूंगा, मैं अपने सारा आपको यूरेनियम 65-70% दे दूंगा जो बिल्कुल रेडी है,
मगर आप इसराइल से भी वॉरहेड ले लो, ये अमेरिका करेगा नहीं। ये दादागिरी, ये हिटलरवाद जो है, ये कहीं से कहीं तक मुनसिफाना नहीं है। और जिस दिन ईरान ने इनकी ये शराइत मान ली, उस दिन ईरान को कच्चा चबा जाएंगे। तेल के साथ भून के मसालों के साथ नहीं चबाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे। ईरान, इसी वजह से ईरान ये समझता है। और आखिर में कहना चाहूंगा आपके सवाल के जवाब में कि ईरान इनकी शराइत को, इनकी अनजस्ट शराइत को, नाजायज शराइत को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ईरान या तो मरने को तैयार बैठा है या मारने को तैयार बैठा है। क्यों? क्योंकि हर ईरानी आज की तारीख में हजरत इमाम हुसैन की जगह ले चुका है। ठीक है, वो दौर था, बहुत पुराना दौर था। आज ईरान में 9 करोड़ हजरत इमाम हुसैन मौजूद हैं, जिनके सरबराह जो हैं, जिनके ये समझिए कि जो लीडर हैं, वो सुपर सुप्रीम खामेनेई साहब हैं। मैं तो इस बात को समझता देखिए हूँ। देखिए मैं थोड़ी-सी लफ्ज़ें बदल दूँ, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि सब इमाम हुसैन, देखिए जगह कोई नहीं लेगा। उनके चाहने वाले हैं, उनकी पैरवी करने वाले हैं, उनकी बात को मानने वाले हैं, तो वो लोग हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। क्योंकि इमाम हुसैन ने कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेंगे। तो ये बात जो है, ये हमेशा जो इमाम हुसैन को मानने वाला होगा, वो कभी भी ज़ालिम की बैत नहीं करेगा, भले ही उसको सर कटाना पड़े। तो लेकिन आपके जज़्बात को सलाम, आप जिस नज़रिए से देख रहे हैं, वो बिल्कुल सही है कि वहाँ हक़-बातिल का मार्का है, और उसी नज़रिए से ईरान सोचता भी है। ईरान जो है वो कभी भी बेगुनाहों को नहीं मारना चाहता, लेकिन ईरान जो है वो ये भी नहीं चाहता कि हमारे लोग भी बेगुनाह मारे जाएँ। उनका दिफ़ा करना हमारी ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राशिद रिज़वी साहब के पास आऊँगा, यहाँ पे हसन रिज़वी साहब ने खबर दी है, ईरान के जो एम्बेसडर हैं, उनकी खुफिया मीटिंग ईरान आर पार के मूड में है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है और आज जश्न मनाया जा रहा है। बहुत बड़ा जश्न ईरान पे चल रहा है, और 8वें इमाम अली रज़ा के रोज़े पर बहुत ज़्यादा वहाँ पे आतिशबाज़ी और ये वो, और ज़ाहिर-सी बात है कि ये अमेरिका को आईना दिखाने वाली बात है, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि इस बार तो इन्क़िलाब का जश्न मनेगा ही नहीं, तख्ता जो है वो पलट जाएगी। लेकिन आज ईरान जिस तरह से जश्न मना रहा है, मैं समझता हूँ कि ये जश्न जो है वो अमेरिका पर गालिब आने का भी हो सकता है। एक और खबर आ रही है कि आईआरजीसी ने F-15E, F-16 और F-35 जैसे अमेरिकी लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने और उनकी पहचान करने के प्रयास में यहाँ पे सैयद 4 नामक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैनात कर दिया है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ईरान मुस्तकिल अपनी तैयारी कर रहा है। मैं आऊँगा राशिद रिज़वी साहब, जिस तरह से तुर्की ने आज ये कहा कि एक तो ईरान बना नहीं रहा है न्यूक्लियर, दूसरा तुर्की ने कहा कि वहाँ का तख्ता पलट नहीं हो सकता। अब जब अमेरिका को ये लगेगा कि यहाँ तख्ता पलट नहीं हो सकता, तो अब अमेरिका क्या करेगा? और बातचीत का जहाँ तक सवाल है, ईरान वो मानेगा नहीं, मिसाइल के अपने उस पे अपनी शर्तों पे वो अड़ा हुआ है। तो बातचीत का क्या अब वो होगा? और वहाँ पे जो जा रहे हैं नेतन्याहू, क्या इनकी बातचीत हो सकती? क्या वहाँ पे करने जा रहे हैं? मुमताज भाई, एक चीज देखिए कि ईरान अमेरिका से जंग 40 साल से लड़ रहा है। अगर आप इसको सही मायने में देखें तो फाइनेंशियल वॉर जो चल रही है, आर्थिक युद्ध, वो 40 साल से लड़ रहा है। वो इतने सालों से जो पाबंदी वो झेल रहा है, वो कोई और मुल्क होता अब तक खत्म हो गया होता या इसके सामने सजदा कर लिया होता। लेकिन ईरान ने न तो सजदा किया इसके सामने और न खत्म हुआ, बल्कि उसने अपने आप को टेक्नोलॉजी के तौर पे बहुत स्ट्रांग किया। लीबिया का आप एक लीबिया की बात कोई करता ही नहीं है। लीबिया का क्या हुआ था? गद्दाफी ने न्यूक्लियर प्लांट लगा दिए थे,
न्यूक्लियर पे काम शुरू कर रहे थे गद्दाफी। वेस्टर्न कंट्रीज आ गई, उनको समझा बुझा करके उनका सारा माल उठा ले गए। उन्होंने काम रोक दिया, कहा ठीक है हम नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ गद्दाफी का? अगर गद्दाफी के पास लीबिया में अगर न्यूक्लियर बम होता तो इस तरह से नाटो को वो अंदर घुसेड़ करके तख्ता पलट करवाते, गृह युद्ध करवाते। ये लोगों का तो एक हथियार है, ये रिजीम चेंज करना, गृह युद्ध करना, नहीं तो खुद हमला कर देना। सीरिया को इन्होंने गृह युद्ध में तोड़ दिया, खुद भी हमला किया, दूसरे प्रॉक्सी से खड़ा किया इन्होंने, उनसे करवाया। कुर्द को खुलेआम अमेरिका सपोर्ट कर रहा था सीरिया में, और उन्हीं कुर्दों को अब जगह खाली करने के लिए कह दिया। और अमेरिका पे पाबंदी लगा रहा है कि आप हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं करोगे, आप हुती को सपोर्ट नहीं करोगे। तो जो काम आप कर रहे हो अगर वो जायज है तो दूसरा कर रहा है तो नाजायज कैसा है? आज आप ईरान के सामने बात करने को मजबूर क्यों हो? सिर्फ इसलिए हो कि उसका मिसाइल पावर बहुत खतरनाक है। और जिस तरीके से ईरान ने जून में लोगों को चौंकाया था, लोगों को शौक लगा था, उस शौक से आज तक इजराइल उभर नहीं पाया। और अमेरिका अंदर तक अभी ये पहुंच नहीं पाया कि एक्चुअल में ईरान कितना मजबूत है। अमेरिका खुद वॉर में नहीं जाना चाहता, उसके पास इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर वॉर हो गई सारे अरब देश अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे, ये भी आप समझ लीजिएगा। और जहां अरब देश अमेरिका के खिलाफ हुए वहां चाइना और रशिया खुल के आगे मारेंगे इसराइल को। वजूद खत्म हो जाएगा एशिया से अमेरिका का। लेकिन नेतन्याहू की परेशानी है कि अटैक कर दो, या कौन कौन चीजों पर, कौन कौन शर्तों पर मानना वरना नहीं मानना। स्पेशली तो मिसाइल, स्पेशली जो है वो मिसाइल है कि मिसाइल पर समझौता मत करना, कोई कंप्रोमाइज मत करना, क्योंकि ये अमेरिका भी जानता है, ये इजराइल भी जानता है कि ये ईरान है, ये न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। खामनाई के सदाकत की, सच्चाई के कायल सब हैं। आज तक अमेरिका, इजराइल या किसी ने, या किसी भी यूरोपियन कंट्री के हेड ने आज तक ये नहीं कहा कि खामनाई भ्रम फैला रहे हैं, खामनाई अफवाह फैला रहे हैं, खामनाई प्रोपेगेंडा मचा के रखे हुए हैं। आज तक नहीं कहा किसी ने ये चीज, क्योंकि सब जानते हैं कि वो आज बंदा बैठा है वो सच्चा है। अगर उसने कहा कि हमारे लिए हराम है, हम नहीं बनाएंगे, तो नहीं बनाएंगे। वो ईरान को कमजोर इसलिए करना है कि ईरान हूती को, ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, जिसका जो इनका प्लान है ग्रेटर इजराइल का कि लिबनान की जमीन और कब्जा करो, पूरा की पूरा वेस्ट बैंक कब्जा कर लो। वो प्लान में आगे आ रहा है ईरान। ये दिक्कत इसको है। तो मुमताज भाई, अमेरिका अपनी जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे उसका धूमिल होता जा रहा है। वो हमला करे चाहे नहीं करे, लेकिन एक काम तो ईरान ने बहुत अच्छा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ये उठा लाया, और जिस रथ पे चढ़ के हवा में ये उड़ रहा था उसको जमीन पे उतार दिया ईरान ने, डोनाल्ड ट्रंप को। उनके उस गुब्बारे को फोड़ दिया है। आज नियर अबाउट मेरे ख्याल से 20-25 दिन होने को आए हैं, उनका अब्राहम लिंकन वही खड़ा हुआ है, हवा में गोते खा रहा है, पानी में गोते खा रहा है वो। आज ईरान उससे भी नहीं डर रहा है। ईरान ने जो अपने न्यूक्लियर
यूरेनियम को जो डाइल्यूशन की बात कही थी, कुछ दिन और नहीं कहते ना, तब आप देखते हैं अमेरिका को। ईरान ने जो डाइल्यूशन की बात कही कि हम इस राज को ऊपर से पर्दा पूरी तरीके से हटा देते हैं, आईना को पूरा साफ कर देते हैं, चेहरा धुंधला न दिखे। ईरान ने कह दिया भाई जब मुझको न्यूक्लियर बनाना ही नहीं है तो उसका डाइल्यूशन हम कितना भी कर लें, उसको हम कितना भी पतला कर लें, जब हमको बम नहीं बनाना है तो क्या मतलब है।